हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बिट्स फॉर बायोलॉजी। और ये इंडिया का बेस्ट क्रैश कोर्स जो नीट के लिए चल रहा है बायोलॉजी का। और इसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 पे आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका आज लेक्चर नंबर 1 है। ये थियरी सेशन है और इसका जो प्रैक्टिस सेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से उसे एनरोल करो और हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे फूल दिख रहा है, इसमें सब कुछ मौजूद है। स्टेमन है, कार्पेल है, सेपल है, पेटल है और स्टेमन के दोनों पार्ट और कार्पेल के तीनों पार्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये डायग्राम बहुत ही सिंपल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एक एनसीईआरटी में भी ऐसी डायग्राम है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये टेलीग्राम चैनल है, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल का नाम बिट्स फॉर बायोलॉजी, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे सारे लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह तुम्हें मिलते रहेंगे। ये है भाई, देखो इंडिया का 100 डे का क्रैश कोर्स शेड्यूल है। 14 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक ये चलने वाली है और जिसका आज डे 3 है। ये शाम 4 बजे और रोज रात 9 बजे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो डेली हम लोग 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे ही अगर करते चले तो नीट तक लगभग 20,000 क्वेश्चंस हम लोग स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अब बात आती है, जो ये क्वेश्चंस इतने सारे प्रैक्टिस हो रहे हैं, ये फ्री है या पेड है? ये सेशंस पूरी तरह से फ्री हैं। अगर ये कोड तुम यूज करोगे कुमार लाइव, तो बिट्स फॉर बायोलॉजी के मेंबर के लिए ये सेशंस बिल्कुल फ्री हैं। अगर ये कोड तुम यूज करते हो कुमार लाइव तो ओके। ये बिल्कुल अनलॉक करने के लिए जितने भी फ्री सेशंस है ना, तो उनके लिए ये एक इनवाइट कोड है तुम्हारे लिए। इसके बाद ये अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म है, जो कि एक टाइप का पेड प्लेटफॉर्म है, जिसकी प्राइस बहुत ही सस्ती रखी गई है ताकि इंडिया का बच्चा अफोर्ड कर सके। ये अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म का चार्ज है 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स। जो 6 मंथ की जो प्राइस की बात है वो है 28,000 और उसके बाद जो प्राइस है 12 मंथ्स का वो 38,500 और ऐसे ही 24 मंथ्स का भी है। लेकिन जैसे ही तुम ये कोड यूज करोगे तो 10% का तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा और डिस्काउंट में 10% वो चीज तुम्हारा शो करेगा। ऐसे ही ये अनअकैडमी का आइकनिक प्लेटफॉर्म है। ओके, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज होता है, तो समझ लें ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फ्लावर के बारे में मुझे एक बात बताओ, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक में पहली बार फ्लावर किस में आई होगी? पहली बार एंजियोस्पर्म में आया होगा। अगर एंजियोस्पर्म में फ्लावर आ चुका है तो क्या उसमें फ्रूट भी खिला होगा? बिल्कुल खिला होगा। दूसरी चीज है प्री फर्टिलाइजेशन। हम ये जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के पहले वाले इवेंट को हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं और उसके बाद वाले इवेंट को पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो दोनों तरह के इवेंट्स यहां पे दे रखे हैं, प्री वाले भी हैं, पोस्ट वाले भी हैं और बीच में हो रहा है कौन सा? फर्टिलाइजेशन, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। पूरी प्लांट डाइवर्सिटी में ऐसा पहली बार हुआ। डबल फर्टिलाइजेशन का होना यह एंजियोस्पर्म का बहुत ही खास कैरेक्टर माना जाता है। नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है, विच इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द यूनिक इवेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम लोग आखिरी जो टॉपिक होगा वो होगा एपोमिक्सिस एंड पॉलिम्ब्रियोनी। ये टॉपिक थोड़ा हटकर है, इसलिए सबसे आखिरी में इसका डिस्कशन होना है। ये कुछ फ्लावर के बारे में जो एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया है यहां पे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दुनिया के जितने भी फ्लावर्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। दुनिया के जितने भी एंजियोस्पर्म हैं वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। इस दुनिया में इनकी डाइवर्सिटी जो है गजब की मिलती है। इनफ्लोरेसेंस अलग तरीके के हैं, फ्लावर जो हैं वो अलग तरीके के हैं, जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अलग तरीके के हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा एडेप्टेशन की वजह से हुआ, ताकि हर एक कंडीशन में वो जाकर एडेप्ट कर सके। इसके बाद देखेंगे, ये तुमसे पूछा जाता है विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आंसर क्या जाएगा? फ्रूट जाएगा और सीड जाएगा। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को ही हम एंजियोस्पर्म का नाम देते हैं। इसके बाद कहते हैं फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। यहां पर जो बात चल रही है,
फ्लावर की हमारे अगर सोसाइटी में बात करें तो बहुत जगहों पे इस्तेमाल होती है। पूजा में इस्तेमाल होता है, इसके बाद अगर किसी को माला पहनाना है उसमें इस्तेमाल होता है ना, ये सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सालों से, बहुत जब हमें वो वक्त याद भी नहीं है तब से वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती रही हैं। ये डायग्राम बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। देखो यहाँ पर दो पार्ट पहले देखो, एक पिस्टिल के बारे में जानो और एक स्टेमन के बारे में जानो। पिस्टिल के टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक ऊपर वाला पार्ट जिसे स्टिग्मा कहते हैं, ये लंबी सी जो डंडी है इसे हम स्टाइल कहते हैं, और जो नीचे का पार्ट है इसे हम ओवरी कहते हैं। तुमसे पूछा जाएगा विच इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स इन स्टिग्मा, इन पिस्टिल, तो क्या बोलोगे? स्टिग्मा। ये वही जगह है जहां पे पॉलन ग्रेन आकर लैंड करता है। तो ये तो पार्ट हुआ पिस्टिल का, हम इसे कार्पेल भी कह सकते हैं। अगर एक पिस्टिल है तो पिस्टिल बोल देना चाहिए, लेकिन ऐसे कई सारे पिस्टिल मिलते हैं तो हम इन्हें गाइनोइशियम का नाम देते हैं। ऐसे ही जो स्टेमन होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। जो लंबी सी डंडी दिखती है उसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, और जो ऊपर में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है उसे हम एंथर का नाम देते हैं। तो एंथर प्लस फिलामेंट दोनों को मिलाकर हम स्टेमन कहते हैं। जैसे कई सारे पिस्टिल्स थे तो हमने नाम दिया था गाइनोइशियम, कई सारे कार्पेल थे तो हमने नाम दिया था गाइनोइशियम। ऐसे ही जब कई सारे हमारे पास स्टेमन होते हैं तो हम नाम देते हैं इनका एंड्रोइशियम। नीचे का जो पार्ट होता है हम इसे पेडिसल कहते हैं, जो सोलन वाला पार्ट होता है। और बाकी ये तो तुम जान ही रहे हो सेपल्स के बारे में, सेपल्स और पेटल्स। जो प्लांट का कलरफुल पार्ट होता है वो पेटल्स होता है, जहां पे इंसेक्ट आती हैं, पॉलिनेशन करती हैं और चली जाती हैं। नीचे का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है हम उसे सेपल्स कहते हैं। अगर बहुत सारे उसके ग्रुप हैं तो हम उसे कैलिक्स कहेंगे, पेटल्स के कई सारे ग्रुप हैं तो हम उसे कोरोला कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। एक यहां पे टर्म है जिसका नाम है फ्लोरिकल्चर। नाम क्या है? फ्लोरिकल्चर। अगर हम किसी भी फ्लावर का कल्टीवेशन करते हैं, उसके बाद खेती करते हैं, मींस ब्रीडिंग करते हैं, और उसके बाद उसका मार्केटिंग करते हैं, ये सब सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? फ्लोरिकल्चर में ये सारी चीजें आती हैं। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में, क्या आप वो 2 इंपॉर्टेंट यूनिट का नाम बताइएगा जो फ्लावर में मौजूद होता है? तो फ्लावर में 2 इंपॉर्टेंट यूनिट हैं, स्टेमन और कार्पेल। इन्हें इसेंशियल कहा जाता है क्योंकि जो सेपल और पेटल्स होते हैं उनके बिना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, एक कंट्रीब्यूशन भले ही होता है, लेकिन उन्हें एसेसरी नाम दिया जाता है, नॉन इसेंशियल का नाम उन्हें दिया जाता है। प्री फर्टिलाइजेशन, कहानी हमें यहीं से स्टार्ट करना है। प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। कोई भी प्लांट है जब उसमें कली होती है, कली से जब फूल खिलते हैं तो उसके अंदर में कई सारे हार्मोनल और कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं, नाम मालूम होगा तुम्हें 5 हार्मोन्स के, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताओ। क्या नाम है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। जैसे पाइनएप्पल में फ्लावरिंग, तो इसके लिए अलग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसी ही कई सारी चीजें हैं। ओके, गाइनोइशियम, एंड्रोइशियम तुम समझ ही चुके हो, और इसके अलावा सिंपल सी बात है स्टेमन, कार्पेल वगैरह सब हम जान चुके हैं। यहां से हमें स्टार्ट करना है। टॉपिक का नाम है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और उसके बाद पॉलन ग्रेन। जो डायग्राम में शो किया गया है, डायग्राम तो हम देखेंगे ही। जनरली 2 पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टेमन। एक स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर। जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। उसमें कितने लोब मिलेंगे? उसमें 2 लोब मिलते हैं। इस तरह से लोब होता है और बीच वाले पार्ट को हम कनेक्टिव कहते हैं, और यहां से इस तरह से ऐसे फिलामेंट आ जाता है। सिलेंडर का मतलब होता है पतला, स्टॉक का मतलब होता है जो डंडी आई है यहां पे, इसको बोल रहे हैं। इसके बाद यहां पर बताया गया है एंथर तो है ही बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अब एक बात है प्रॉक्सिमल। इस टर्म को समझना, बायोलॉजी में काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है ये टर्म प्रॉक्सिमल। जैसे अगर मेरी हाथ की उंगलियां हैं, ये डिस्टल बोलूंगा क्योंकि यहां से बहुत दूर हैं। अगर मैं इन्हें बोलना है तो ये वाला पार्ट क्या बोल सकता हूं मैं? प्रॉक्सिमल है। जो चीजें पास हैं उन्हें प्रॉक्सिमल कहते हैं, जो चीजें दूर हैं हम उन्हें डिस्टल कहते हैं। आगे के पार्ट को वेंट्रल कहते हैं, पीछे के पार्ट को डॉर्सल कहते हैं, साइड वाले पार्ट को लैटरल कहते हैं, ऊपर के पार्ट को एंटीरियर कहते हैं, नीचे के पार्ट को पोस्टीरियर कहते हैं। बायोलॉजी में हर जगह ये इस्तेमाल की जाती है। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. सिंपल सी बात है, जो फिलामेंट का सबसे आखिरी हिस्सा होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूं आखिरी हिस्सा वो कौन सा है। वो आखिरी हिस्सा तुम्हारे सामने है, ये रहा आखिरी हिस्सा।
ये जो तुम फिलामेंट देख रहे हो, फिलामेंट का जो आखिरी ये हिस्सा है, क्या ये थैलेमस के साथ जाकर जुड़ेगा? थैलेमस ये वही रीम है जहां पे पेटल, सेपल, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम सारे चीज अटैच होते हैं। अगर तुम्हें याद हो, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, वहीं पे हमने डील किया था थैलेमस के बारे में। थैलेमस वो रीम है जहां पे सारी चीजें अवेलेबल वहां पे होती हैं। ओके, अब इसके बाद यही बात बताई गई है यहां पे कि जो नंबर और लेंथ है स्टेमेन का, वो वेरिएबल होता है सब स्पेसीज में। मैं दो नाम यहां पे लेना चाहूंगा, एक डाइडायनेमस और एक टेट्राडायनेमस का नाम। ये कंडीशन हमें देखने को मेनली मिलता है, हम फैमिली का नाम जानते हैं ब्रेसिकेशी। ब्रेसिकेशी के जितने भी मेंबर्स हैं वहां पे 2+4 तुम्हें याद होगा, तो ये अरेंजमेंट वहां पे देखी जाती है। ये कहां पे मिलेगा? ब्रेसिकेशी फैमिली में। उसमें जितने भी चीजें आती हैं, मस्टर्ड है, रेडिस है, ये सब चीजें सारी की सारी उसमें आती हैं। ये पैराग्राफ यहां से लेकर यहां तक हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच बताया जा रहा है। नेक्स्ट है ये बात, जिक्र है टिपिकल एंजियोस्पर्म का। एनसीईआरटी जहां भी ये वर्ड लिखेगी टिपिकल, टिपिकल का मतलब कॉमन होता है। टिपिकल एंजियोस्पर्म के बारे में याद रखना है, एंथर का नेचर कैसा है? बाइलोब्ड। अभी जस्ट देखा था हमने, एक लोब के पास दो थीका होते हैं। जैसे मानकर चलो एक ऐसा बना हुआ है, तो इसमें दो लोब इस तरह से होते हैं, एक तो इस तरह से होगा मानो, और एक इस तरह से होगा, और एक ऐसे ही इस तरह से होगा, और एक इस तरह से चीजें होती हैं। इनको क्या बोला जाता है? बाइलोब्ड। इस तरह से चीजें बोली जाती हैं। हैविंग टू थीका, इसलिए नाम क्या पड़ गया इनका? डाइथीकस यहां पे नाम पड़ जाता है। इसके बाद जो आगे की बात यहां पे बताई गई है, बाइलोब्ड नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें ध्यान रखनी है। जब तुम इन्हें देखोगे तो टेट्रागोनल दिखाई देगा, जब इन्हें तुम देखोगे तो 4 साइडेड दिखाई देगा, टेट्रागोनल। इसमें क्या मौजूद होता है? इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद होता है। ये रहा माइक्रोस्पोरेंजिया, ये रहा माइक्रोस्पोरेंजिया, ये रहा माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये रहा माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, लोकेटेड एट द कॉर्नर टू ईच इन ईच लोब। एक लोब में दो हैं, तो दो लोब हमारे पास हैं, क्योंकि बाइलोब्ड हैं तो 4 लोब टोटल आ गए। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैग। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया देख रहे हो, ये पॉलन की थैली बन जाती है, और पॉलन की थैली में ही इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होते रहता है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। इसमें पूरी तरह से भर जाते हैं। अब यहां पर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, उसका स्ट्रक्चर बड़ा ही खास है। उसमें एंडोथेशियम का होना, उसमें टेप्टम का होना, ये सब बड़ी ही खास बात है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर तुम उसका टीएस लोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर तुम लेते हो उसका, तो जनरली कैसा दिखाई देगा? सर्कुलर। कैसा दिखाई देगा भाई? सर्कुलर नेचर का दिखाई देगा, गोल गोल दिखाई देते हैं। उसमें कितने वॉल लेयर्स हैं? 4। बहुत इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है। 4 वॉल लेयर्स हैं। नाम? एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाला। उसके बाद एंडोथेशियम, थोड़ा अंदर चल रहे हैं, थोड़ा और अंदर मिडिल लेयर, सबसे आखिरी में क्या मिलेगा? टेप्टम, विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। नाम? टेप्टम। क्लियर है? जो बाहर के 3 हैं, मतलब एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडिल लेयर, इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन में काम होता है, ताकि इनको सुरक्षा मिलती रहे, और एंड हेल्प इन डेहिशंस ऑफ एंथर। क्योंकि एंथर का जब डेहिशंस होगा, तभी तो पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ आएंगे टू रिलीज द पॉलन। और द इनर मोस्ट लेयर, जिसका नाम है टेप्टम, टेप्टम का काम होता है नरिसेस। ये मानकर समझकर चलता है कि पॉलन ग्रेन मेरे लिए बच्चा है, इसको नरिशमेंट देने का काम करता है कौन? टेप्टम काम करता है। इनर मोस्ट वॉल लेयर को क्या बोलते हैं? टेप्टम। पॉलन ग्रेन को नरिश करता है। जो टेप्टम के सेल्स होते हैं, उसमें भर भर कर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हैं तो बाइन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है वो। तो बात आती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेप्टल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड? तो किसकी वजह से हुए ये? एफएनडी की वजह से, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से ये बाइन्यूक्लिएटेड हो गए। न्यूक्लियस की थोड़ी सी बात अगर तुम्हें मैं बताऊं, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, लगभग सबके पास सिंगल न्यूक्लियस ही होता है। 2 न्यूक्लियस, एक तो तुम्हें यहां मिल रहा है, इसके अलावे पैरामीशियम का केस जानते होगे। पैरामीशियम में भी 2 न्यूक्लियस मिलता है, एक बड़ा वाला मिलता है और एक छोटा वाला मिलता है। जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है उसका काम न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, जो छोटा वाला है उसका काम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। इसके अलावे 2 से ज्यादा में न्यूक्लियस मिलते हैं, जैसे केस अगर मैं तुम्हें वाउचेरिया का बताऊं, इसके अलावे कोकोनट का बताऊं, ये सब में 2 से ज्यादा न्यूक्लियस मिलते हैं। ये केस याद रखना, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कहते हैं ना, जिसे शिनोसाइटिक बोलते हैं प्लांट और फंजाई के केस में, और सिंक्सीशियम बोलते हैं एनिमल्स के केस में। आगे, व्हेन द एंथर इज यंग,
ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमने टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देखे। अब माइक्रोस्पोरेंजियम की टिश्यू किस चीज से बनी है? स्पोरोजीनस टिश्यू से बनी है। मान के चलो ये 4 गोले हमने देखे, ये 4 गोले हमने देखे, ये गोले के अंदर कौन से टिश्यू भरे हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू इस गोले के अंदर में भरे हुए हैं इन इच माइक्रोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट बात है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर हम नाम देते हैं मेल के लिए और मेगास्पोर नाम देते हैं हम फीमेल के लिए। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मींस क्या बनना? माइक्रोस्पोर का बनना। चाहे माइक्रोस्पोर बने चाहे मेगास्पोर बने, जिक्र बस मियोसिस का ही होना है। बनेंगे तो 4 बनेंगे। मियोसिस जब भी होगी 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर का डेवलपमेंट होता है। स्पोरोजीनस टिश्यू कहां जाएंगे? मियोटिक डिवीजन में। तो पहले मुझे ये बता दो, क्या स्पोरोजीनस टिश्यू डिप्लॉइड होता है? तभी तो मियोसिस करवाकर हैप्लॉइड सेल बनवाओगे। टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, सिंपल सी बात है, 4 बने हैं तो नाम हो गया टेट्राड, हो गया नाम। What would be the ploidy of the cells of the tetrad? सब कैसे होंगे? हैप्लॉइड। मियोसिस से बनने वाली चीज ही हैप्लॉइड होती है। यहां देखना, ये डायग्राम एंथर है, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा फिलामेंट है जिसे स्टॉक कहते हैं, मिस डंडी। दोनों एंथर के जो बाइलोब होते हैं, जो दोनों लोब होते हैं, इसको जोड़ने का काम किसका है? कनेक्टिव का काम होता है। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन यहां पे दे रखा है, एक 3D स्ट्रक्चर दे रखा है। इसको ऐसे कट किया है, अंदर में देख रहे हो गोले गोले लग रहे हैं ना, मटर के दाने हैं। मटर के दाने को क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोलते हैं। यहां पे ये वो लाइन ऑफ डेहिशंस है जहां से 3 पार्ट, एपिडर्मिस, फिर इसके बाद एंडोथेशियम और इसके बाद मिडिल लेयर, यहां से इसको तोड़ने का काम करेंगे कि यहां से टूट जा तुम एंथर और इसके अंदर से तुम पॉलन ग्रेन निकल जाओ और दुनिया में फैल जाओ जितनी जगह फैलना चाह रहे हो तुम, है ना। ये है वो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर तुम देख रहे होगे, 4 गोले तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर बात की जाए, जो सबसे बाहर वाला होता है हम उसे एपिडर्मिस कहते हैं। जो बीच का पार्ट था कनेक्टिव, जो जोड़ने का काम कर रहा था दोनों लोब को, बात सही है बिल्कुल। इसके बाद एंडोथेशियम सेकेंड लेयर, जो थर्ड लेयर होता है जिसका नाम होता है मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर वाला पार्ट है। जो सबसे आखिरी लेयर है जो कि टेप्टम है, ये वाला जो लेयर देख रहे हो ना, ये कौन सा लेयर है? टेप्टम। और जो अंदर में टिश्यू होगा, अभी जस्ट हमने बात किया था, स्पोरोजीनस टिश्यू सबसे अंदर में होता है। लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बाहर का एपिडर्मिस है, अंदर का एंडोथेशियम है, उसके बाद चलेंगे तो मिडिल लेयर है और उसके बाद चलेंगे तो टेप्टम है, और बीच में जो व्हाइट व्हाइट टाइप का दिख रहा है वो स्पोरोजीनस टिश्यू है। मतलब अंदर के सेंटर उसी चीज की बनी हुई है। ये डायग्राम की लेबलिंग देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होता है स्ट्रक्चर। बाहर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, अंदर वाली लेयर को हम एंडोथेशियम कहते हैं, उसके अंदर में और 2-3 लेयर का जो होता है वो उसको मिडिल लेयर कहते हैं, और बाकी टेप्टम तो तुम जान ही रहे हो, अंदर वाला जो है। इसके बाद एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जिसमें आगे चलकर होना है सारा का सारा जो काम है वो इसमें चलना है। ये देखो डेहिशंस हो चुका है। डेहिशंस होने के बाद यहां से पॉलन ग्रेन निकल चुके हैं। पॉलन ग्रेन के डेहिशंस में या एंथर के डेहिशंस में, एंथर बोलना ज्यादा सही है क्योंकि पॉलन ग्रेन तो एंथर के डेहिशंस से निकल रहा है। जब ये डेहिशंस होगा, जब ये फटेगा, तो जिस पार्ट से ये चीज निकलता है इस पार्ट को हम स्टोमियम कहते हैं। इस पार्ट को हम स्टोमियम कहते हैं और यहां से पॉलन ग्रेन्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। पहला जो डायग्राम था वो टीएस था यंग एंथर का, और उसके बाद एक माइक्रोस्पोरेंजियम को दिखाया गया था बगल में और उनके वॉल लेयर्स को दिखाया गया था, और बाकी ये मैच्योर डेहिस्ड एंथर है, पूरी तरह से फट चुका है ये। अब इसके बाद यहां से कहानी को स्टार्ट किया जाएगा। एज इस सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू, पहले तो ये चीज क्लियर करते हैं कि स्पोरोजीनस टिश्यू कहां था। माइक्रोस्पोरेंजिया जो था उसके अंदर में जो टिश्यू प्रेजेंट थी वो स्पोरोजीनस टिश्यू थी। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. एक एक सेल में इतनी पावर होती है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राइड बना दे। सोच कर देखो कितने सेल्स बन सकते हैं वहां से। Each one is a potential pollen और माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल और pollen यहां पे सेम बोला गया है। सिंपल सी बात, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सिंपल सा कह दूं, जो पॉलन मदर सेल है, पॉलन की जो मम्मी है, उससे जो बच्चे होंगे, तो उसी चीज को क्या बोला जा रहा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सिंपल सी बात, माइक्रोस्पोर का बनना, यही चीज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर बन चुके हैं और वो क्लस्टर 4 सेल्स में होते हैं जिनको टेट्राइड का नाम दिया जाता है, जिनकी प्लॉइडी अभी देखा हमने, हैप्लॉइड होता है।
धीरे धीरे एंथर मैच्योर करता है, डिहाइड्रेट करता है और माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाता है एक दूसरे से और फिर वो पॉलन ग्रेन में बना देते हैं। अगर बोला जाए कि चारों अभी साथ में हैं, क्या उन्हें पॉलन ग्रेन का नाम देंगे? जवाब है नहीं। उन्हें हम पॉलन ग्रेन का नाम तब देंगे जब वो चारों डिसोसिएट हो जाएंगे आपस से। Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. जैसे एंथर का डेहिशंस होगा, पानी उसमें से निकलेगा, डिहाइड्रेट होगा, सूखेगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या निकलने हैं? पॉलन ग्रेन्स। हजारों की संख्या में पॉलन ग्रेन्स निकलते चले जाते हैं। पॉलन ग्रेन के बारे में कि पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट वो चीज होती है जो गैमेट्स का प्रोडक्शन करती है। पॉलन ग्रेन है, ये गैमेट्स भी मौजूद होते हैं इसमें, 2 मेल गैमेट्स इसमें मौजूद होते हैं। याद रखना ये 2 मेल गैमेट्स आगे काम आने हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है यहां पे। इसके बाद ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यहां पर लिया गया, कुछ यहां पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स हैं जिनसे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। कितने खूबसूरत हैं ये पॉलन ग्रेन्स। मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाह रहा हूं इसलिए क्योंकि पॉलन के अभी 2 लेयर्स हमें पढ़ने हैं, एक एक्साइन पढ़ना है और एक इंटाइन पढ़ना है। ये जो खूबसूरती तुम देख रहे हो, इतनी नक्काशी की गई है, लग रहा है किसी बहुत ही अच्छे शिल्पकार ने, किसी अच्छा आर्किटेक्चर ने इसे बनाया है, लेकिन सोचना गलत है। और सब जानते ही होंगे ये हमारे प्रकृति का ये शिल्पकार है। इतनी खूबसूरत ये चीज देखने को मिल रही है, ये एक्साइन वाले लेयर में देखने को मिल रही है क्योंकि इंटाइन तो अंदर का लेयर होता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से लिया गया और वो भी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इतनी वैरायटी हमने देखी, आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन, सब कुछ बेहद खूबसूरत। जब हमारे नेचर ने इतनी खूबसूरत चीजें तैयार की हैं, है ना। और इसके अलावा तुम कोरल रीफ्स को देखो, कितना खूबसूरत है वो। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन्स जनरली कैसे होते हैं? स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। 25 से 50 माइक्रोमीटर इनकी डायमीटर होती है। कितने लेयर हैं? 2 लेयर हैं। हार्ड आउटर कवर को क्या बोलते हैं? एक्साइन। बहुत गजब की चीज है। एक्साइन किस चीज की बनी है? एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी है। अरे स्पोरोपोलिन इतना जिद्दी है, इस पे किसी का असर जल्दी नहीं होता। इस पे तुम एसिड डाल दो, इस पे तुम अल्कलाई डाल दो, इस पे तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, कुछ नहीं होने वाला है इसका। कहते हैं स्पोरोपोलिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, है ना। आज तक का सबसे रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल ये होता है, ठीक है। इट कैन विथस्टैंड, टेम्परेचर बढ़ा दो, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो, अल्कलाई डाल दो, कुछ भी इसका असर नहीं होने वाला है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। कुछ इस अंदाज में लिखा गया है कि आज तक ऐसा कोई एंजाइम पैदा नहीं हुआ जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर दे, स्पोरोपोलिन को जो डिसॉल्व कर दे। टेम्परेचर का भी असर नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड का भी असर नहीं, अल्कलाई का भी असर नहीं होता है। पॉलन ग्रेन जो एक्साइन है, पूरी तरह से एक्साइन कंप्लीट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट पार्ट है क्योंकि वहां पे एक पोर दिखता है जिस पोर को हम जर्म पोर का नाम देते हैं, जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। तुम्हें पता चल गया होगा ये जर्म पोर वही है जहां से पॉलन ट्यूब निकलना है। अगर पूरी तरह से पैक कर देते इस स्पोरोपोलिन से तो कहां से निकलता वो पॉलन ट्यूब? वो पॉलन ट्यूब ही तो है जो फीमेल के स्टिग्मा को पेनिट्रेट करते हुए वो आगे स्टाइल से होते हुए वो अपने जो डेस्टिनेशन है ओवरी, वहां तक वो पहुंचेगा। और जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर ही सारा का सारा काम चलना है और उसमें से 2 मेल गैमेट को लेकर वो आएगा। 2 मेल गैमेट याद रखने हैं। पॉलन ग्रेन्स को बहुत अच्छे से फॉसिल्स के तौर पे प्रिजर्व करके रखते हैं क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिन होता, जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात, एक्साइन के पास ही तो पैटर्न्स थे जो तुम इतने खूबसूरत डिजाइन अभी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो दिखाया गया तुम्हें, वो पैटर्न्स और डिजाइन्स किस में बने हैं? एक्साइन में। वही बात मैं कर भी रहा था। Why do you think the एक्साइन should be hard? एक्साइन हार्ड होना चाहिए, नहीं तो नेचर में अगर पॉलन ग्रेन खराब हो गए तो कहां से हम सोच सकते हैं आगे की हमारे नेचर को। पॉलन ग्रेन है तो ये दुनिया है, पॉलन ग्रेन नहीं तो ये दुनिया नहीं रह पाएगी, हम लोग नहीं सरवाइव कर पाएंगे क्योंकि कहां से लाओगे फ्लावर, कहां से लाओगे फ्रूट। और कहते हैं मधुमक्खियां अगर इस धरती पे नहीं रहेंगी तो हम लोग नहीं सरवाइव कर पाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मधुमक्खियां। इनर वॉल का नाम क्या होता है? इनर वॉल का नाम इंटाइन होता है। क्या वो पतला लेयर है? बिल्कुल, वो ठीक था और ये थीन है। ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जर्म पोर।
किस चीज का बना है? सेलुलोज और पेक्टिन का बना है। क्या कह सकता हूं? ये पेक्टोसेलुलोजिक होता है और वो स्पोरोपोलिन का बना था। दोनों में मेन डिफरेंस जो होता है ना वो इसी बात का है। जो पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होगा, कोई नई बात नहीं है, साइटोप्लाज्म तो होना ही चाहिए। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells। ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैच्योर स्टेज में पॉलन ग्रेन के पास 2 सेल्स होते हैं। सेल्स के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा है, जनरेटिव सेल छोटा है। ऐसा मैं कहूंगा कि वेजिटेटिव सेल में ही डुबकियां लगा रहा है जनरेटिव सेल। देखोगे डायग्राम में तुम्हें कुछ वैसा ही लगेगा। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव वाला बड़ा है, उसके पास भर भर कर खाना मौजूद है, न्यूक्लियस उसका इरेगुलर शेप्ड होता है, और जनरेटिव सेल बड़ा छोटा है और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में गोते लगा रहा है। इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। किसके बारे में बोला गया है? जनरेटिव सेल के बारे में। स्पिंडल शेप और उसका न्यूक्लियस कैसा था? इरेगुलर शेप। साइटोप्लाज्म यहां भी भर भर कर होता है। ये वाला डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही डेटा बच्चे भूल जाते हैं। क्या है डेटा वो सुनते हैं। In over 60% of angiosperm, pollen grains are said at 2-celled stage। अभी 2 सेल्स की बात की थी हमने, वेजिटेटिव सेल की और जनरेटिव सेल की बात की थी हमने। इन द रिमेनिंग स्पीसीज 60% का तो बात कर लिया हमने, 2-celled स्टेज में झड़ गए, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल स्टेज में झड़ गए। इन द रिमेनिंग स्पीसीज जो बचे हैं 40%, द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैप। अब यहां से बात इंपॉर्टेंट है, कई जगह ऐसा होता है ना कि जब वो शेड करते हैं, पॉलन ग्रेन्स जब शेड करते हैं, जब आते हैं वो स्टिग्मा पे, उसके पहले ही वो 2 सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं। आगे माइटोसिस से 2 मेल गैमेट्स में वो डिवाइड कर जाते हैं बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड। तो ये कितने सेल्ड स्टेज हो गए? 3 सेल्ड स्टेज। ये कैसे हुए? बात समझ में आई? बोलो भाई, बात समझ में आई? देखो क्या हुआ। वेजिटेटिव सेल का नंबर कितना है? 1। जनरेटिव सेल का पहले नंबर कितना था? 1। 60% में खेल यही चल रहा है 2-celled स्टेज में। लेकिन जो बचे हुए रिमेनिंग स्पीसीज हैं उनमें वेजिटेटिव सेल कितना? 1। जनरेटिव सेल है, नाम से लग रहा है कुछ जनरेट करने का काम करेगा। जनरेटिव सेल आगे जाकर 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड कर जाते हैं माइटोसिस से। अब बताओ टोटल कितने सेल्ड स्टेज हुए? 3 सेल्ड हुए। यही बात लिखी है एनसीईआरटी ने। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमेट्स बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट 3-celled स्टेज। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज काउज एलर्जी, सीवियर एलर्जी काउज होता है। और उसके बाद ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। एफ्लिक्शंस का मतलब डिसऑर्डर से है। एफ्लिक्शंस का मतलब डिसऑर्डर से होता है। बहुत सारे लोगों में क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे अस्थमा की बीमारी होती है, ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है। अस्थमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में पढ़ने का है। ब्रोंकाइटिस की बात करें, इन्फ्लेमेशन हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई वगैरह में। पार्थेनियम जिसे कैरेट ग्रास कहते हैं, ये इंडिया में कब आया था? इंपोर्टेड व्हीट के साथ। जब बाहर से फॉरेन से हमारे यहां गेहूं मंगवाई जा रही थी, साथ में ही पार्थेनियम ग्रास आ चुका था, जो आज तक उसका नेचुरल प्रेडेटर तो हमें नहीं मिला। यूबिक्यूशियस का मतलब पूरी तरह दुनिया में फैला हुआ है, आतंक मचा रहा है, और पॉलन एलर्जी इससे हो रही है। ये कुछ नाम है यहां पे। सबसे पहले तो ये पॉलन ग्रेन को बहुत बड़े फॉर्म में दिखाया गया है, और उसके बाद स्टेजेस हैं। ये पहला स्टेज है जो तुम्हें दिख रहा है पॉलन ग्रेन का, ये उसके बाद वाला स्टेज। इसके बाद एसिमेट्रिक स्पिंडल देख रहे हो, और ऐसा लग रहा है ना तुम्हें कि वेजिटेटिव सेल में ही जनरेटिव सेल पूरी तरह से डूबा हुआ है। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स भर भर कर है। इससे पॉलन टैबलेट बनाए जाते हैं, इससे पॉलन सिरप बनाए जाते हैं। It has become a fashion in recent years to use pollen tablet as food supplements के तौर पर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, यूएसए वगैरह की, तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हैं, और लोग इसका यूज भी कर रहे हैं। पॉलन कंजप्शन जो है ये इसलिए भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एथलीट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और रेस के घोड़े भी इससे इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उनके परफॉर्मेंस को इनहेंस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ये मार्केट में पॉलन टैबलेट हैं और पॉलन सिरप्स वगैरह सब मार्केट में अवेलेबल हैं। ये इनका लोग इनटेक करते हैं। देख लो इंग्लैंड की एक है यहाँ पे, है ना, बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड, और ये द एनर्जी शेक है ना, ये सब चीजें हैं यहाँ पे। हाँ भाई, ये चीज यहां पर देख रहे हैं हम लोग। ये आखिरी पैराग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं।
When once they are shed, pollen grains have to land on a stigma. जब अपने जगह से लौट आए, सिंपल सी बात है, जब शादी होनी है तो दूल्हा तैयार है और वो फीमेल के यहाँ आ रहा है, बारात लेकर वो आ रहा है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं पॉलिनेशन के। पहले तो आज हमने लड़कों के यहाँ बात की है, कल हम लड़की के घर की बात करेंगे और फिर पॉलिनेशन करवाएंगे। मीन्स जो शादी के लिए जो तैयार होनी है, हमारी जो बारात तैयार होनी है, वो पॉलिनेशन में ही देखेंगे। वो बारात हवा से गया या वो पानी से गया, कैसे गया वो भी देखेंगे। अभी तो वहीं की कहानी है। पॉलन ग्रेन्स को कहां पे लैंड होना है? स्टिग्मा पे लैंड होना है पॉलन ग्रेन को, बिफोर दे लूज वायबिलिटी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन अ सीड। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन अ सीड। सिंपल सी बात अगर मैं कहूं तो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन यहां पे आकर लैंड करेगा। कब तक जिंदा रहेगा? कब तक जिंदा रहेगा उस पीरियड को क्या बोलते हैं? उसी चीज को वायबिलिटी बोला जाता है, वायबिलिटी पीरियड बोला जाता है कि फर्टिलाइजेशन के तक का पीरियड। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी? कब तक? द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल। चीजें अलग अलग हैं, किस पे डिपेंड करेंगे? ये टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। ज्यादा टेम्परेचर पॉलन को पसंद नहीं है, ज्यादा ह्यूमिडिटी भी पॉलन को पसंद नहीं है। कुछ जैसे एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। एक तो राइस का एग्जाम्पल, व्हीट का एग्जाम्पल। पॉलन ग्रेन्स 30 मिनट्स के अंदर अपनी वायबिलिटी को खो देते हैं। उसके अलावा रोजेसी में, लेगुमिनेसी में और सोलेनेसी में यहां पर अगर बात करें तो लगभग महीनों तक, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक लगभग यहां पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन। सबने सुना है सीमेन को रखा जाता है, स्पर्म बैंक होते हैं वहां पे रखा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। ऐसे ही पॉलन ग्रेन को हम स्टोर कर रख सकते हैं सालों तक। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। कितना डिग्री सेल्सियस? -196 डिग्री सेल्सियस। ये मत समझना कि इस टेम्परेचर पे सारी चीजें बहुत ही हार्ड हो जाती होंगी। तुमने कई सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे यूट्यूब पे जिसमें कई सारे लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो वेपर के फॉर्म में होता है ना, बस वही चीज है। तुमने डॉक्टर सालुंको को भी देखा होगा सीआईडी में, जब वो रेफ्रिजरेटर खोलता है या बड़े से फ्रिज होते हैं लैब में, है ना, इतना बड़ा फ्रिज होता है, उसमें देखो कि वेपर पूरी तरह से निकल रहा होता है ना। तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉलन बैंक्स कहा जाता है, सीड बैंक्स पॉलन बैंक जैसी ही होती हैं, तो इसमें इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमारा ये लेक्चर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। तुम्हें ये चैप्टर कितनी अच्छे से समझ में आया है उसका पता तभी चल पाएगा जब जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पे 75 क्वेश्चन जब तुम लाइव करोगे तो मजा आएगा कि कितनी बेहतरीन तुमने ये लेक्चर 1 को सीखा है। हमने आज एनसीईआरटी का पेज नंबर 19, 20, 21, 22, 23 और 24 तक देख लिया है। कल हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, कैसा लगा ये चैप्टर, कैसा लगा लेक्चर 1, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज का लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं हम लोग बच्चों लाइव क्लास में, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।